आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके का माहौल इस व्यक्ति के खिलाफ चल रहा है पूरे भारत में, जिनका नाम है रणवीर, जो कि एक बहुत फेमस यूट्यूबर हैं, और इनके खिलाफ जो मल्टीपल एफआईआर्स हुए हैं अलग अलग स्टेट्स में, और उस मल्टीपल एफआईआर को क्लब करने के लिए ये जो व्यक्ति है ये अब सुप्रीम कोर्ट मूव कर चुका है। तो ये जानना जरूरी है कि मल्टीपल एफआईआर क्यों हुआ इस पे, और इसने ऐसा क्या कर दिया कि आज पूरा देश इसके खिलाफ खड़ा है। रणवीर एक यूट्यूबर हैं जिन्होंने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसका नाम है इंडियाज गॉट लेटेंट में कुछ ऑब्सिन रिमार्क कमेंट किया था अबाउट पेरेंट्स, और उसी को लेकर पूरा विवाद उत्पन्न हुआ। देश के हर वर्ग ने जो इसने बोला है उसका खिलाफ खड़े हो गए, और क्योंकि ये नैतिक नहीं था, सामाजिक तौर पे सही नहीं था, इस कारण से हर वर्ग के पास से कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया, कुछ ना कुछ आपत्ति इस व्यक्ति के विरुद्ध आई है। और इसी कारण से आप देखेंगे कि इस व्यक्ति के विरुद्ध जो महाराष्ट्र पुलिस है और जो गुवाहाटी पुलिस है, जो आसाम पुलिस है, उन्होंने एफआईआर दर्ज किया है। तो जब मल्टीपल एफआईआर दर्ज हो चुका इस व्यक्ति के खिलाफ, तो ये जो व्यक्ति है ये सुप्रीम कोर्ट मूव किया है ताकि जो भी मल्टीपल एफआईआर हुआ है उसको क्लब किया जा सके। अब इसी पर्टिकुलर क्लबिंग ऑफ मल्टीपल एफआईआर पे आज हम पूरी तरीके से अपना फोकस रखेंगे। इसका लीगल एस्पेक्ट क्या होता है, ये सही है कि गलत है, क्या ये फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, क्या चीज है, आगे हम इस वीडियो में पूरी तरीके से अच्छे से समझेंगे। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो यूट्यूबर है रणवीर, इसके द्वारा जो भी ऑब्सिन रिमार्क किया गया पेरेंट्स के संदर्भ में, उसके कारण इसके विरुद्ध जो अलग अलग स्टेट में जो एफआईआर हुआ, जैसे कि महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट के द्वारा इस पर्टिकुलर रणवीर के खिलाफ में एफआईआर दर्ज किया गया, गुवाहाटी पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज किया गया। और क्यों दर्ज किया गया? क्योंकि इस बंदे ने जो ऑब्सिन कंटेंट बोला था, जो ऑब्सिन कमेंट बोला था, रिमार्क किया था अबाउट पेरेंट्स इंडियाज गॉट लेटेंट में, उसके विरुद्ध में ये 2 एफआईआर हुआ है। अब यहां पर पॉइंट समझने वाली ये है कि अगर 2 एफआईआर हुआ है तो 2 तरीके से 2 जगह पे इन्वेस्टिगेशन चलेगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का पहला जो पड़ाव होता है वो एफआईआर होता है। जब एफआईआर होता है तब से इन्वेस्टिगेशन चालू होती है, और क्योंकि सेम इंसिडेंट है, सेम फैक्ट है, उसी सेम फैक्ट सेम इंसिडेंट के ऊपर ये 2 एफआईआर हुआ है महाराष्ट्र में और गुवाहाटी में। इस कारण से जो रणवीर है, उनके जो लॉयर्स, उनकी जो लीगल टीम है, वो सुप्रीम कोर्ट मूव की है ताकि जो डिफरेंट एफआईआर हुआ है अलग अलग स्टेट में, उसको क्लब किया जा सके। अब यहां यह समझना जरूरी है कि क्या यहां पर सुप्रीम कोर्ट उसको क्लब करेगा कि नहीं करेगा, इसका लीगल एस्पेक्ट क्या है, इसका लीगल पहलू क्या है, समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आप संविधान के स्टूडेंट हैं तो आपको यह मालूम होगा कि जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी प्रेजेंट है, जिसके बिना कोई भी फंडामेंटल राइट का कोई मतलब नहीं है। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कोई राइट है लेकिन कोई रेमेडी नहीं है, अगर आपके राइट का उल्लंघन होता है तो आप कहाँ जाओगे? अगर रेमेडी उपलब्ध नहीं है तो वो मीनिंगलेस है। इसी कारण से अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है, इन्फ्रिंजमेंट होता है, तो आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 क्लॉज 1 क्या बोलता है? आर्टिकल 32 क्लॉज 1 बोलता है कि इट गारंटीज द राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट। क्या बोल रहा हूं मैं कि ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल 32 है, क्लॉज 1 है, ये आपको एक राइट देता है कि आप मूव कर सकते हो डायरेक्टली कहां? सुप्रीम कोर्ट बाय एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग। भाई आपका फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हुआ, ठीक है,
और आप सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हो अंडर आर्टिकल 32 काहे के लिए? फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, जो कि पार्ट 3 में दिया गया है। तो एकदम क्लियर हो गया कि आप भारत के नागरिक हैं, अगर आपका कोई भी मौलिक अधिकार इन्फ्रिंज होता है, उल्लंघन होता है, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। ठीक है, और जब आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे तो सुप्रीम कोर्ट जो है अंडर आर्टिकल 32 क्लॉज 2 कोई भी एप्रोप्रिएट डायरेक्शन दे सकता है, कोई ऑर्डर दे सकता है और कोई भी रिट इशू कर सकता है ताकि आपके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट किया जाए और एनफोर्स किया जाए। जैसे कि हीबियस कॉर्पस एक रिट है, मैंडेमस एक रिट है, प्रोहिबिशन एक रिट है, क्यू वारंटो एक रिट है, सर्शियो एक रिट है। अब ये जो पर्टिकुलर रिट है इसके बारे में हम अच्छे डिटेल में समझेंगे, लेकिन यहां पर आर्टिकल 32 को मेंशन करने का मतलब क्या है कि जो रणवीर हैं वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं फॉर क्लबिंग द मल्टीपल FIR अक्रॉस स्टेट। तो अंडर आर्टिकल 32 उन्होंने ये पिटीशन को मूव किया है ताकि इस आर्टिकल के तहत में जो सुप्रीम कोर्ट है वो एप्रोप्रिएट डायरेक्शन दे सके या ऑर्डर दे सके या किसी भी प्रकार का डायरेक्शन दे सके पब्लिक जो भी अथॉरिटी है, ताकि वो जो मल्टीपल FIR है उसको क्लब किया जा सके। ठीक है, इस कारण से ये 32 के अंदर में पिटीशन मूव किया गया होगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 क्लॉज 2 रिट इशू कर सकता है। जैसे सबसे पहला रिट हम बात करते हैं रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है सिंपल भाषा में कि आपको अगर गलत तरीके से डिटेन किया गया है, गलत तरीके से, अनलॉफुल तरीके से, ठीक है, तो आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जा सकते हैं और आप बोल सकते हैं कि हमारा फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हुआ है और सुप्रीम कोर्ट रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस के माध्यम से आपके जो अनलॉफुल डिटेंशन आपको किया गया है उससे आपको मुक्त करा सकता है। और उसके बाद है रिट ऑफ मैंडेमस। तो रिट ऑफ मैंडेमस मतलब वीक कमांड, मतलब सुप्रीम कोर्ट को अगर ये लगता है किसी पब्लिक अथॉरिटी ने कोई अपना दायित्व का सही तरीके से पालन नहीं किया है, तो इस रिट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट उस पब्लिक अथॉरिटी को बोल सकता है कि आप अपने दायित्व को पूरी तरीके से निभाएं, मतलब वो कमांड कर सकता है उसको। उसके बाद में रिट ऑफ सर्जरी। अब इसमें आपको यह बताता है कि अगर कोई लोअर कोर्ट है, जो लोअर कोर्ट है उसने अपने जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत काम किया है कि नहीं किया है, यहां पर उसको सर्टिफाई करना पड़ता है। कि समझ जाइए कि अगर जो हाई कोर्ट है स्टेट का और लोअर कोर्ट है, लोअर कोर्ट को जुरिस्डिक्शन है इस मैटर को सुनने का, अगर वो अपने जुरिस्डिक्शन के हिसाब से मैटर को सुनता है, उसका निराकरण करता है, दैट इज वेल एंड गुड। लेकिन अगर वो अपने जुरिस्डिक्शन से हट के, उससे अलग हट के, जो उसका जुरिस्डिक्शन नहीं है, वो कोई भी केस का निराकरण करता है, तो जो व्यक्ति उससे अफेक्टेड होता है वो जा सकता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी आ सकता है। अगर वहां पर हाई कोर्ट इन्वॉल्व है तो वहां पर जो हायर कोर्ट होगा वो इस रिट के माध्यम से पूछेगा कि भाई आपका ये जुरिस्डिक्शन है कि नहीं है इस पर्टिकुलर केस को निराकृत करने का कि नहीं। और उसके बाद में आता है रिट ऑफ क्यू वारंटो। यहां पर पूछा जाता है कि बाय व्हाट अथॉरिटी आपने काम किया, आपकी अथॉरिटी है कि नहीं है, इस पर्टिकुलर रिट से इसको पूरी तरीके से सहमत किया जाता है। और आखिरी में आता है रिट ऑफ प्रोहिबिशन। जो रिट ऑफ प्रोहिबिशन होता है पर्टिकुलर ये है कि भाई आपको प्रोहिबिट किया जाता है कोई काम करने से। अगर किसी पर्टिकुलर अथॉरिटी के पास में या कोई कोर्ट है या लोअर कोर्ट है, उसके पास में कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है किसी भी पर्टिकुलर केस का निराकरण करने हेतु, तो वहां पर क्या है कि रिट ऑफ प्रोहिबिशन के माध्यम से उसको प्रिवेंट किया जाएगा कि आप इस पर्टिकुलर केस का निराकरण नहीं कर सकते। तो ये जो पर्टिकुलर आपको मैंने रिट्स बताए, ये जानना इसलिए जरूरी है कि अगर आपका मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, इन्फ्रिंजमेंट होता है, तो आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं
और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 क्लॉज 2 के अंदर में कोई भी अप्रोप्रिएट डायरेक्शन दे सकता है, कोई भी ऑर्डर दे सकता है या कोई भी रिट इशू कर सकता है आपके फेवर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट था समझना। अब यहां पर यह है कि आर्टिकल 32 के साथ में हमको आर्टिकल 142 समझना भी बहुत जरूरी है। आर्टिकल 142 के अंदर में जो सुप्रीम कोर्ट है उसको इनहेरेंट पावर दिया गया है और इसका उद्देश्य क्या है, ताकि कंप्लीट जस्टिस हो सके, कंप्लीट जस्टिस। आप ये सब जानते हैं कि हमारा जो न्यायालय है उसकी स्थापना इसलिए की गई है ताकि समाज के अंदर में न्याय व्यवस्था अच्छे से चल सके और हर एक व्यक्ति को न्याय मिल सके। और अगर कोई व्यक्ति जिसका मौलिक अधिकार इन्फ्रिंज हुआ है और उसको बहुत ज़्यादा उससे इंजुरी हुई है तो वो व्यक्ति डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और वो व्यक्ति जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा तो सुप्रीम कोर्ट के पास में ये इनहेरेंट पावर है अंडर आर्टिकल 142 कि कंप्लीट जस्टिस करने के लिए वो किसी भी तरीके का डिग्री या ऑर्डर पास कर सकता है फॉर एनफोर्सेबल, जो कि एनफोर्सेबल होगा पूरे इंडिया में। ठीक है, अब इसमें क्या हो सकता है कि वो कुछ भी डायरेक्शन दे सकता है, कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है जो कि न्याय के हित में हो। एक व्यक्ति जिसको न्याय दिलाना होता है सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट उसके लिए कुछ भी कर सकता है क्योंकि कंप्लीट जस्टिस का मैटर है और कोर्ट का मेन उद्देश्य होता है कि किसी व्यक्ति को कंप्लीट जस्टिस दिलाया जाए। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है सबके सामने में कि जो रणवीर हैं वो सुप्रीम कोर्ट क्यों गए हैं, ठीक है, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जो पिटीशन दायर किया हुआ है उनका मेन उद्देश्य क्या है, फॉर क्लबिंग मल्टीपल एफआईआर फाइल्ड इन डिफरेंट स्टेट। इसके लिए ऑप्शन रिमार्क के लिए जो कि उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में किया था। अब यहां पर यह चीज जानना जरूरी है कि क्यों गया भाई वो बंदा। भाई उस बंदे को पूरे समाज की तरफ से आपत्ति झेलनी पड़ रही है, समाज के हर एक वर्ग उसको गलत बोल रहा है, उसका जो पब्लिक इमेज है वो भी बहुत खराब हो चुका है, जो भी वो काम करता था पूरी तरीके से बंद हो चुका है, उसने अपने करियर को पूरी तरीके से खुद ही खत्म करने का जो कदम उठाया है। अब इसको क्या जरूरत पड़ गई कि वो सुप्रीम कोर्ट गया। जो नैतिकता, जो शिष्टाचार हमारे समाज के अंदर है उसके विरुद्ध, उसके विरोध में जो उसने ऑप्शन रिमार्क किया है उसके कारण उस पर जो मल्टीपल एफआईआर दर्ज हुआ, जैसे कि महाराष्ट्र में हुआ, आसाम में हुआ, और पुलिस अब इन्वेस्टिगेशन चालू कर रही है और इन्वेस्टिगेशन चालू कर रही है तो उससे उस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में पूछताछ होगी, हो सकता है गिरफ्तारी हो। तो हर एक पॉसिबिलिटी को देखते हुए रणवीर जो है वो सुप्रीम कोर्ट मूव किए हैं ताकि जो मल्टीपल एफआईआर हुआ है उसको क्लब किया जा सके। अब इसको थोड़ा सिंपल तरीके से मैं समझाने की आपको कोशिश। अब क्लबिंग का मतलब क्या होगा, वो बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। अब समझ जाइए कि जो महाराष्ट्र है एम और जो असम है ए, अब ये दोनों जो स्टेट हैं यहां पर जो रणवीर है उसके विरुद्ध क्या हुआ है, एफआईआर हुआ है। अब यहां पर दो स्टेट की पुलिस इन्वॉल्व है, कहां की, महाराष्ट्र की और असम की। और ये जो एफआईआर हुआ है ये हुआ है जो उसने ऑप्शन, जो ऑप्शन उसने रिमार्क किया है ना उसके लिए ये एफआईआर हुआ है। अब यहां समझने वाली बात यह है कि जो इंसिडेंट है वो एक है, जो फैक्ट है वो सेम है, लेकिन वो सेम इंसिडेंट वो सेम फैक्ट के लिए
अलग अलग राज्य में 2 FIR हो गया। अब 2 FIR हो गया मतलब उसी सेम ऑफेंस के लिए 2 इन्वेस्टिगेशन चालू हो गई अलग अलग राज्यों में। हो सकता है इस इन्वेस्टिगेशन का अलग आउटकम हो, इस इन्वेस्टिगेशन का अलग अलग आउटकम हो, और इस पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन के बाद जो ट्रायल चलेगा कोर्ट में, उस कोर्ट का ट्रायल जब निराकृत होगा उसका भी आउटकम कुछ और होगा। तो क्या आपको यह सही लग रहा है? या आप बताइएगा कमेंट में कि अगर एक व्यक्ति ने एक ऑफेंस किया, क्या उस व्यक्ति के ऊपर उस ऑफेंस के लिए मल्टीपल ट्रायल या मल्टीपल इन्वेस्टिगेशन या मल्टीपल FIR होना सही है कि नहीं है? और इसी क्वेश्चन के साथ में जो रणवीर है वो मूव कहां किए हैं? सुप्रीम कोर्ट। अब यहां पर यह समझने वाली बात है कि अगर सुप्रीम कोर्ट उसकी पिटीशन को अलाउ करता है तो क्या होगा? यह होगा कि जो यहां पर महाराष्ट्र में जो FIR है और जो असम में FIR है, इनको कंबाइन करके एक सिंगल केस उस पर चलाएगा, 1 केस चलाया जाएगा उस पर। आपके समझने के लिए बता रहा हूं, मात्र उस पर 1 केस चलेगा। किसी भी एक राज्य की पुलिस उस पर्टिकुलर जो ऑफेंस हुआ है उस पर इन्वेस्टिगेट करेगी, जो भी एविडेंस है उसको कलेक्ट करेगी और उस पर 1 केस चलेगा कोर्ट में और उसका एक जजमेंट आएगा, एक आउटकम आएगा। तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा कि पूरी तरीके से सही पनिशमेंट मिल सकता है या एक्यूटल हो सकता है। देखिए अभी उसने जो किया है वो पब्लिक की नजर में गलत है, लेकिन अभी न्यायालय में आना बचा हुआ है। न्यायालय में वो अपना पक्ष रखेगा और जो प्रोसिक्यूशन वो अपना पक्ष रखेगा। उसके बाद ये समझ में आएगा कि वो छूटेगा, दोष मुक्त होगा कि उस पर दोष सिद्धि होगी। तो क्लबिंग का मतलब सिंपल है, जब हम क्लब कर देते हैं तो वहां पर जो डिफरेंट FIR है वो क्लब हो जाता है एक साथ में, और उसमें सिंगल इन्वेस्टिगेशन होगा, सिंगल ट्रायल चलेगा और सिंगल जजमेंट आएगा। और इससे सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि उसमें जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो सिंगल होगा और जो फैक्ट है वो सेम है। मतलब जो ऑफेंस है वो एक है। एक ऑफेंस के लिए 2-3 ट्रायल, 2-3 इन्वेस्टिगेशन चलाना कहीं भी सही नहीं है। इसका कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट क्या है ये भी हम देखेंगे अभी। तो अब यहां पर यह है कि क्यों जो रणवीर है वो मूव गया, जो रणवीर है वो सुप्रीम कोर्ट क्यों गया हुआ है? सबसे पहले उसका जो है कि मल्टीपल FIR हुआ है फॉर सेम ऑफेंस। उसका पहला क्या है कि मल्टीपल FIR हुआ है फॉर सेम ऑफेंस। जैसे मैं आपको बताया कि उसने एक बार कमेंट किया है गलत, माता पिता के रिलेशन के ऊपर में उसने जो कमेंट किया वो एक बार किया। उसने जो ऑप्शन रिमार्क दिया, कमेंट्स किया, उसने एक बार किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, लेकिन उसके विरुद्ध में क्या हुआ? मल्टीपल FIR हुआ है। और मल्टीपल FIR होने से क्या होगा कि सेम ऑफेंस के लिए अलग अलग तरीके का लीगल कॉम्प्लिकेशन उसको झेलना पड़ेगा। अब भाई एक बार अपराध करके अलग अलग राज्य के अलग अलग पुलिस के सामने इन्वेस्टिगेशन में उसकी उपस्थिति होना बहुत सारे लीगल कॉम्प्लिकेशन को राइज करेगा। उसके बाद में सेकंड क्या है? तो लीगल हरासमेंट होगा। अब लीगल हरासमेंट का मतलब क्या है कि हो सकता है कि जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसमें उसको बार बार अरेस्ट होना पड़े। अब भाई महाराष्ट्र में जो केस चल रहा है वहां पर अगर भगवान ना करे अगर कोई अरेस्ट करता है, उसको अरेस्ट करने के बाद में फिर वो बेल लेगा, फिर उसी अपराध के लिए कहीं दूसरी जगह FIR हो गया तो फिर वो अरेस्ट होगा, फिर बेल लेगा। तो इस तरीके से क्या मल्टीपल चीजें होते रहेंगी बार बार। तो इससे क्या होगा? लीगल हरासमेंट हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट कि उसका वायलेशन हो सकता है फंडामेंटल राइट का। अब फंडामेंटल राइट का कौन कौन सा फंडामेंटल राइट है? अंडर आर्टिकल 20, अंडर आर्टिकल 21, अंडर आर्टिकल 22। जहां तक मेरी समझ है वहां तक इस व्यक्ति का जो उद्देश्य है सुप्रीम कोर्ट मूव करने का वो ये है कि इसने ये आर्ग्यूमेंट रखेगा सुप्रीम कोर्ट के सामने में कि उसका फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रहा है अंडर आर्टिकल 20, 21, 22। इसीलिए जो मल्टीपल FIR है उसको क्लब किया जाए। अब इसको अच्छे समझते हैं।
देखिए अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 2 के अंदर में क्या बोला गया है, डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जियोपार्डी, मतलब एक व्यक्ति को सेम ऑफेंस के लिए 2 बार सजा नहीं मिल सकती। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक व्यक्ति ने किसी का मर्डर कर दिया तो उस व्यक्ति को उस सजा के लिए 2 बार सजा, उस व्यक्ति को उस अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं हो सकती। जो उसने एक बार अपराध किया उसकी अगर उसको सजा हो गई तो दोबारा उस अपराध के लिए उसको सजा नहीं हो सकती। तो यहां पर क्या हो रहा है कि अगर जो महाराष्ट्र पुलिस है और जो असम की पुलिस है, ये दोनों अपनी इन्वेस्टिगेशन को खत्म करके चार्जशीट फाइल करते हैं कोर्ट में, तो हो सकता है कि जो महाराष्ट्र का कोर्ट है उसको सजा दे। पहली बार तो सजा उसको हो गई, अभी अगर जो गुवाहाटी का कोर्ट है वो भी तो उसको सजा देगा ना। तो यहां पर क्या हो रहा है कि सेम ऑफेंस के लिए उसको 2 बार सजा मिल रही है। तो इसका ये आर्गुमेंट हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में कि उसका जो फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 2 के अंदर में, इसको सेम ऑफेंस के लिए डबल बार सजा ना हो, ये वॉयलेट हो रहा है। ये पहला है। दूसरा अंडर आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 के अंदर क्या है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। अब इसका एक बहुत सिंपल सा है कि भाई अगर किसी पब्लिक अथॉरिटी के पास में किसी प्रकार का कोई अधिकार है तो वो अपने अधिकार का इस्तेमाल करे, लेकिन ऐसा प्रतीत ना हो कि वो एब्यूज कर, जो भी प्रक्रिया है उसका एब्यूज मत हो, मतलब कोई भी पावर का एब्यूज मत हो, आर्बिट्ररी तरीके से कुछ हो मत, है ना, जो भी हो रीजनेबल हो। लेकिन यहां पर अगर दोनों राज्यों की पुलिस, महाराष्ट्र और गुवाहाटी की पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है तो अपने अपने हिसाब से करेगी काम, उसका आउटकम भी अलग अलग होगा, जो ट्रायल चलेगा उसका भी आउटकम अलग अलग होगा। तो इससे क्या होगा, एब्यूज ऑफ प्रोसेस हो सकता है, एब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ हो सकता है, जिससे कि बहुत ज्यादा हरासमेंट होगा। और उसके बाद में आर्टिकल 22, अब यहां पर देखिएगा कि रजिस्टरिंग मल्टीपल एफआईआर इन डिफरेंट स्टेट फॉर सेम ऑफेंस कैन बी कंसिडर्ड वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 22। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि उसको आर्बिट्री तरीके से डिटेंशन किया जाए और जो भी ट्रायल होगा वो फेयर होगा कि नहीं होगा, इसमें भी क्वेश्चन उठता है। तो बोलने के मतलब ये है कि अगर मल्टीपल एफआईआर होगा तो उसका मूल अधिकार जो है अंडर आर्टिकल 20, 21, 22 वो वायलेट होगा। इसलिए क्लबिंग ऑफ एफआईआर जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहां पर कुछ केसेस भी हुए हैं भारत के अंदर में, जहां पर यहां पर आपको केसेस दिख रहे होंगे, इसको देखिएगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है, क्या बोला है कि मल्टीपल एफआईआर्स फॉर अ सेम अकरेंस आर कंसिडर्ड एन अब्यूज ऑफ प्रोसेस एंड वायलेट फंडामेंटल राइट ऑफ अ सिटीजन। अगर एक व्यक्ति के ऊपर में सेम ऑफेंस के लिए मल्टीपल एफआईआर होता है तो उसको कंसिडर किया जाएगा एन अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ एंड वॉयलेशन होगा वो फंडामेंटल राइट का। तो यहां पर आपने क्या समझा कि जो रणवीर है उन्होंने गलत किया है नहीं किया है वो तो कोर्ट निर्धारित करेगी, लेकिन समाज में रहने वाले लोग उनको ये लग रहा है कि उसने गलत किया है, और उसने गलत किया है। जिस तरीके का उसने ऑप्शन कमेंट पेरेंट्स के रिलेशन के ऊपर में किया है वो बहुत गलत है। जो चेहरा उसने सोशल मीडिया पे दिखाया वो गलत है, इस तरीके से उसको कमेंट नहीं करना चाहिए था, वो पूरी तरीके से नैतिकता शिष्टाचार के विरुद्ध है। हमारे इंडियन कल्चर में माता पिता को पूजनीय माना गया है, तो उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई भी कमेंट वो सहन नहीं किया जा सकता। लेकिन दूसरे पहलू को भी देखना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लीगल फील्ड से बिलोंग करते हैं तो हमें यह समझना जरूरी है कि अगर सेम ऑफेंस के लिए एक व्यक्ति पर अलग अलग राज्यों में या अलग अलग जगह पे मल्टीपल एफआईआर दर्ज होता है तो क्या उससे उसके मौलिक अधिकारों का हनन होता है? तो हाँ, होता है, क्योंकि सेम सेट ऑफ इंसिडेंट, सेम सेट ऑफ फैक्ट के लिए अलग अलग पनिशमेंट अगर उसको मिलेगी
तो वो उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। और इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी अलग अलग केसेस में बोला है। अब सुप्रीम कोर्ट जो रणवीर है उसके केस में किस तरीके का डिसीजन लेती है वो केस खत्म होगा तो मालूम चलेगा, क्योंकि हर केस का जो फैक्ट होता है वो सब डिफरेंट होता है। इस कारण से इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये था कि आप ये समझ सकें कि क्लबिंग ऑफ एफआईआर, मल्टीपल एफआईआर क्या होता है, क्लबिंग करना जरूरी क्यों है, या मल्टीपल एफआईआर अगर होता है तो वो क्या फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन करता है कि नहीं करता। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।